हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। ये मैं आपका 12th स्टैंडर्ड में ओसी का चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं। होपफुली सभी स्टूडेंट्स के पास नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे। अगर आपके पास नोट्स नहीं है और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो सकता है आप मेरे न्यू स्टूडेंट्स रहे हैं या न्यूली ज्वाइन किया होगा, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब लास्ट चैप्टर में हमने प्लानिंग के प्रोसेस को समझा था, अब ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को समझेंगे। आंसर, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। अंडरलाइन कर लो, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जो प्लानिंग है वो मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक प्रोसेस है। द लैक of proper formation of organization cannot sustain for a long time, hence the unit is slowly destroyed। अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो यूनिट्स ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वो यूनिट स्लोली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मीन्स बंद हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे। इट इज़ थ्रू ensuring proper steps of the formation of organizing that the functional relations are established in a proper manner which should be done proper। So ये हमें ensure करना होता है कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो नाउ ये पॉइंट हर चैप्टर में मैंने बताया था, मोस्टली क्वेश्चंस में आती रहेगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमें काम क्या करना है, हमें कौन सा प्रोडक्शन तैयार करना है, हमें क्या बिजनेस करना है। जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। जब तक प्लानिंग क्लियर नहीं होगी तब तक हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाएंगे। पहले हमारे गोल डिसाइड होंगे, देन सब गोल्स डिसाइड होंगे। अगर डिसाइड किया हमने कि हमें एक क्लोथ का शोरूम स्टार्ट करना है तो हमें मेन मार्केट में जगह चाहिए होगी, और अगर हमने डिसाइड किया कि हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें किसी GITC में फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सो पहले हमारा गोल डिसाइड होगा, देन हमारे सब गोल डिसाइड होंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा हम गोल डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। हमें जितने भी फंक्शंस करने हैं उसका एक लिस्ट होना चाहिए हमारे पास। आफ्टर हैविंग क्लियरली डिफाइंड गोल्स विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन इज़ प्रिपेयर्ड। अब हमने प्लानिंग कर ली है, हमारा गोल डिसाइड हो गया है। नाउ गोल डिसाइड हो जाने के बाद हमें क्या क्या काम करना है उसका एक लिस्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग सच अ लिस्ट इट इज़ एंश्योर्ड दैट नॉट अ सिंगल टास्क इज़ लेफ्ट और रिपीटेड। अंडरलाइन कर लो, नॉट अ सिंगल टास्क इज़ लेफ्ट और रिपीटेड। कोई भी टास्क हमारा बाकी नहीं रहेगा और कोई भी टास्क हमारा रिपीट नहीं होगा। एंड अ स्पेशल केयर इज़ टेकन फॉर द सेम, और उस सब के लिए हमें खास ध्यान रखना है। Hence the list of functions should be prepared on the basis of its proper consideration and the final distribution should be done। जब भी हमें प्रोडक्शन करना होगा तो हमें सारी लिस्ट हाथ में होगी कि हमें क्या काम करना है, कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है।
एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, कैसे करेगा, उन सबको ध्यान में रखना होता है। अब आप देखिए, एक मैं प्रोडक्ट का नाम बताऊं कि पेप्सी है, कोका कोला है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जो आपको पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। तो इनके डिपार्टमेंट फिक्स होते हैं कि कौन सेल्स संभालेगा, कौन अकाउंट संभालेगा, परचेज कौन संभालेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा। सो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वर्क इज़ डिवाइडेड एज पर परचेज एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट एरिया एक्सेट्रा, एंड देन वर्क डिवीज़न एंड स्पेशलाइजेशन इज़ प्लान्ड। जिन्हें स्पेशलाइज्ड स्किल होगा उन्हें उनकी स्किल के अकॉर्डिंग वर्क दिया जाएगा। समटाइम्स, अब क्या होता है देखिए, द डिवीज़न इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ यूनिट, दैट इज़ जोग्राफिकल एरिया, दैट मीन्स वर्क एरिया। कई बार ऐसा होता है कि जोग्राफिकल एरिया दैट मीन्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, या फिर कुछ स्टेट्स डिवाइड करके दे दिए जाते हैं। द डिवीज़न of business units selling products in entire country, zone wise division of selling as per south, east, west, north zone। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो पूरी कंट्री में सेल होते हैं, जैसे डोमिनोज है, कोका कोला है, कोई आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लो, लक्स ले लो, ये पूरी कंट्री में सेल होते हैं। तो इनका जो डिवीज़न होता है वो एरिया वाइज होता है। सो हमें हर डिपार्टमेंट को एरिया में डिवाइड करना है और उनके फंक्शंस डिसाइड करने हैं। कुछ जगहों पर वर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन द सेम वे, वर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर एडवर्टाइजिंग टास्क, पैकिंग टास्क, डिस्ट्रीब्यूशन टास्क एक्सेट्रा इन सेल्स डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। सो कई जगह ऐसा होगा कि वर्क बेस्ड होगा, कुछ जगहों पर एरिया वाइज हो रहा है, कुछ जगहों पर जो उनका काम होगा जैसे सेल्स एरिया, परचेज एरिया, अकाउंट्स एरिया, मीन्स टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डिपार्टमेंट बनाती है, सेम नहीं बनाएंगे, जिसको जो ज़रूरत होगी वो बनाएंगे। Fourth, to determine departmental position and ability. Once, when the work is departmentalized properly, the task to have proper persons to handle the responsibilities is created as per positions and abilities are planned accordingly. एक बार टास्क डिसाइड हो गया, फिर उस डिपार्टमेंट में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने के लिए ऑथोराइज्ड पर्सन को पावर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्स ऑफिसर फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। एट द सेम टाइम, द सब पोस्ट और कैटेगरीज एज पर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर सब कैटेगरीज की पोस्ट या पर्सन्स अपॉइंट किए जाएंगे। सो ये था पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ, द डेलीगेशन ऑफ पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये पॉइंट हम पहले भी करके आए हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी जिस भी पर्सन को हम जिस पोस्ट पर अपॉइंट करेंगे, हम उसे उस पोस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे और वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए उसे प्रॉपर पावर्स देंगे, और ये ध्यान भी रखेंगे कि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ ना करे। हर पर्सन को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ पावर्स देना ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट पावर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर यूजलेस। पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी काम कर पाए विदाउट पावर्स।
6th point, establishment of interrelationship। interrelationship means अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन हो। आफ्टर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डेलीगेशन ऑफ पावर and responsibilities among different departmental person, the formation of interrelations should be made clear। हर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, in order to enable the people to have the perfect idea of each one's position, a proper map should be prepared। हर एक पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है, सो उसके लिए एक चार्ट बनाया जाता है। चार्ट मीन्स अपर पोजीशन पर, सपोज करो स्कूल है तो अपर पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर ट्रस्टीज आते हैं, देन प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सुपरवाइज़र, टीचर्स, क्लर्क्स, पियोन्स। तो ऐसा एक चार्ट बना हुआ होता है और हर पर्सन को पता होता है कि इस चार्ट में मेरी पोजीशन कहाँ पर है, मेरे ऊपर के सीनियर्स कौन हैं और मेरे नीचे काम करने वाले जूनियर्स कौन हैं। सच ए चार्ट शुड बी प्रॉपरली एंड द सेम शुड बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। ऐसे चार्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने चाहिए और प्रॉपर डिस्प्ले कर देना चाहिए। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को समझा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। टाइप्स बतानी है अब हमें ऑर्गेनाइजिंग की। Effective management depends on ideal organization। The structure of organization indicate types of organization। हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जैसे प्लानिंग के भी टाइप्स थे, सेम यहाँ ऑर्गेनाइजिंग के भी टाइप्स हैं। द नेचर, साइज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस यूनिट एंड इट्स क्लासिफिकेशन डिसाइड्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बिजनेस का जो नेचर होगा, साइज़ होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली ये 5 टाइप्स हैं: लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं। इन टाइप्स को, हर एक टाइप को हम डिटेल में समझेंगे, उसका एक सेपरेट क्वेश्चन यहाँ मैंने कवर किया है। सो हर एक टाइप को डिटेल में समझने के लिए आपको पूरा डिटेल क्वेश्चन कवर किया गया है। सो हर एक पॉइंट को हम आगे समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके 5 टाइप्स हुए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ये लेक्चर मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लीनियर ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करवाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।